PVT Limited. Government companies are exempted from using limited or PVT Limited. Section 8 company. Foundation, forum, association, council, etc. कंपनी का नेम और उसका सफिक्स. ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है ना? यस मैम. ठीक है, हो गया. क्वेश्चन में जाओ, एग्जाम्पल में आ जाओ. हाँ, मैम सेक्शन 8 में क्या क्या लिखा है? सफिक्स, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, काउंसिल, एसेट्रा. हो गया. हाँ मैम. क्वेश्चन क्या था? पेप्सिको आईएनसी एंड पेप्सिको इंडिया होल्डिंग लिमिटेड. तो ये तो इंडियन कंपनी है. लिमिटेड है मीन्स लिमिटेड मीन्स पब्लिक कंपनी. अब बताओ फॉरेन कंपनी कौन सा है? विच इज फॉरेन कंपनी? ठीक है, लिखो. कंपनी incorporated outside India work in India Indian subsidiary place of नहीं लिखो, नोट है. प्लेस ऑफ बिजनेस ब्रांच. हो गया. अभी डेफिनेशन में आ जाओ, पेज नंबर 356. Section 2, Clause 42 of the Companies Act 2013 state that a foreign company means any company or body corporate incorporated outside India has a place of business in India whereby itself
through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in any other manner. आ गया सारा डेफिनेशन? क्या इसमें इंडियन सब्सिडरी बोल के लिखा है? दैट मीन्स नो फॉरेन कंपनी. क्या इसमें सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लिखा है? ये भी फॉरेन कंपनी नहीं है. इसमें लिखा क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India, work in India, any activity, that means any activity a place of business in India, that is branch office, through itself, through agent, physical, physically or through electronic. ठीक है, तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? अ कंपनी, एनी कंपनी और बॉडी incorporated outside India has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India which is foreign company. ठीक है? ठीक है, तो एग्जाम्पल में अभी आ जाओ. तो कौन सा होगा फॉरेन कंपनी? ये तो इंडियन कंपनी हो गया है. क्या पेप्सिको आईएनसी फॉरेन कंपनी होगा? पेप्सिको आईएनसी का इंडियन में काम भी होता है, जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तो क्या हो जाएगा? फॉरेन कंपनी. ठीक है, और हम लोग अगर पेप्सिको इंडिया होल्डिंग लिमिटेड को देखें, कैसे देखेंगे? एमसीए में जाके एमसीए का सर्विस में मिल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, इसको छोड़ दो, नहीं हो रहा. क्योंकि हम लोग जब भी किसी कंपनी का उसका पूरा डिटेल्स देखना चाहते हैं तो
एमसीए के पोर्टल में जाके एमसीए सर्विस में मास्टर डेटा बोल के एक जगह रहता है, उसमें से हम कंपनी का नेम अगर दे देंगे तो उसका सारा डिटेल्स आपको देखने में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी समझ में आया। और एक एग्जांपल करें, हाँ हाँ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इनकॉर्पोरेटेड इंडियन नहीं होना पड़ेगा, वो आउटसाइड इंडिया होना पड़ेगा, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे डेटा इंटरचेंज, टेलीकम्युनिकेशन, वो सब अगर हो गया तो तुम फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आ जाओगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रीवियस पेज भी नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला, सिर्फ इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होने से फॉरेन कंपनी नहीं है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फॉरेन में रजिस्टर्ड है दैट मीन्स वो फॉरेन कंपनी है। इंडियन इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन इंडियन सब्सिडरी है, फिर भी वो फॉरेन कंपनी नहीं है। उसको होना पड़ेगा दोनों चीज, एंड है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वर्क इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस दैट मीन्स ब्रांच ऑफिस इंडिया में होना पड़ेगा। ठीक है, या फिर फिजिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन अभी एग्जांपल करेंगे, लिखो। देखो, ए लिमिटेड is a company A Limited is a company registered in Newark. The company has no place of business established in India, but it is doing online business through data interchange in India. Explain with reference to relevant provisions of the Companies Act 2013, whether A Limited will be treated as foreign company.
ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. क्वेश्चन कॉपी होने से बोलना, हाँ। और एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग लिखाना है। A Limited is a company registered in Newark. The company has no place of business established in India, but it is doing online business through data interchange in India. Explain with reference to relevant provisions of the Companies Act 2013 whether A Limited will be treated as foreign company. कैसे हुआ? है, मल्टीनेशनल कंपनी है, एमसीए हो सकता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है? इट इज डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू डेटा इंटरचेंज इन इंडिया, तो वो भी फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन में ये आ जाता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42 कंपनीज एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट। पूरा मीनिंग को लिख के, डेफिनेशन लिख के, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि यस इट इज ए लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन उस दिन लिखाया था ना, कैसे करके लिखना होगा? सेक्शन को कोट करो, सेक्शन कोट करने के बाद अगर लिंक हो गया है क्वेश्चन के साथ, अगर आप लिंक कर पा रहे हैं डेफिनेशन को, उसके बाद आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं कि यस इट इज अ फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 42, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट। फाइनेंशियल ईयर किसको आता है? कैसे करके लिखेंगे एग्जाम में अगर आ गया मीनिंग? और कैलेंडर ईयर? ऑनलाइन स्टूडेंट को ये भी नहीं आता है? मैम आता है। क्यों नहीं बताते हो? आप लोगों को क्या बताया गया है? आप लोग सिर्फ सुनेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। फाइनेंशियल ईयर मीन्स क्या बताया? इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है। फाइनेंशियल year means the year ending on 31st March। ये है राइट आंसर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च। क्यों है ऐसा? ठीक है, विथ एग्जाम्पल समझेंगे। हो गया?
एग्जाम्पल लिखो. कंपनी incorporated on 1st Feb 2024. क्या इनको कब हुआ? 1st Feb और 31st मार्च. क्या ये कंपनी को 2 महीने के लिए सारा कंप्लायंसेस करना पड़ेगा? एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है 1st Feb को, ठीक है? तो 1st Feb 30 और 28 सॉरी, 2 महीना हुआ. तो एक कंपनी सिर्फ बनाया है 2 महीना हुआ है, क्या उनको कंपनीज एक्ट का सारा कंप्लायंसेस करना पड़ेगा? वर्थ इट है? क्या लॉजिकली है? तो क्या इसके लिए 1st अप्रैल से लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च होगा फाइनेंशियल ईयर? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? नहीं होगा. इसीलिए इसमें एक रूल्स बनाया गया है कि इसके लिए फाइनेंशियल ईयर होगा 31st मार्च 24, नहीं 31st मार्च 25. ठीक है? नेक्स्ट ईयर इसका बन जाएगा क्या? फाइनेंशियल ईयर. ठीक है? तो लिखो फॉर, नोट है हाँ, फॉर नॉर्मल कंपनी जो रेगुलर चलते आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 1st अप्रैल टू 31st मार्च, 1st अप्रैल टू 31st मार्च. और फॉर न्यू कंपनी उनके लिए 2 पार्ट. इनकॉर्पोरेटेड कहा गया बिफोर 1st Jan, before 1st Jan, it incorporated on or after 1st Jan. Incorporated before 1st Jan or it incorporated on or after 1st Jan. ठीक है? तो इसका ईयर एंडिंग क्या होगा? ईयर एंडिंग 31st March shall be the year ending 31st March shall be the फाइनेंशियल ईयर. और इनके लिए ईयर एंडिंग 31st March 31st March of
next year shall be financial year. ठीक है, year ending 31st March of next year, 1st Jan, 1st Jan, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1st Jan. तो ये ए ईयर मोर देन 12 मंथ होता है. मैक्सिमम 15 मंथ. कैसे हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च और नेक्स्ट ईयर का पूरा 12 मंथ. ठीक है, वो मोर देन 12 मंथ होगा और मैक्सिमम 15 मंथ. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? फाइनेंशियल ईयर. यस मैम. अगर हाँ, इसका अगर कोई कंपनी अगर 31st दिसंबर को भी इनकॉर्पोरेट अगर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 31st दिसंबर 2024 है, तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या बन जाएगा? 23-24. अप्रैल से नहीं, दिसंबर से, दिसंबर से लेके मार्च तक उनको सारा कंप्लायंसेस करना होगा. अगर 1st जनवरी हो जाता है, ऑन 1st जनवरी बन जाता है, तब से लेके नेक्स्ट ईयर का 31st मार्च तक उनको क्या करना होगा? एग्जाम्पल बताओ. फर्स्ट, हाँ, नहीं नहीं 2024 नहीं, नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होता है? 25, 31st मार्च 25. ठीक है, अगर इस डेट में इनकॉर्पोरेट होता है तो उनका फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा 24-25. ठीक है, और इसके लिए बन जाएगा 23-24, जो दिसंबर से मार्च तक होगा, और इसका जनवरी से लेके 31st मार्च तक होगा. लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना तक हो सकता है. जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना उस साइड में जाता है, और नेक्स्ट ईयर का 12 मंथ, तो मैक्सिमम 15 मंथ ही हो सकता है. ठीक है, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में हो गया, कॉपी हो गया. ऑनलाइन स्टूडेंट कॉपी हो गया है. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं तो क्या होगा? इसका कितना होगा मैक्सिमम पीरियड? 1st Feb को है 14 मंथ्स, तो मैक्सिमम हम लोग कितना जा सकते हैं? 15 मार्च तक. ठीक है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं. अगर लॉजिकली देखने जाओगे या फिर लॉ में भी जो लिखा है उसमें भी देखने जाओगे, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा. सिर्फ हम लोगों को पता रहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. हम लोगों को सबको क्या पता रहता है? 31 मार्च से लेके 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च. नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है. होगा यार यही, लेकिन न्यू कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर चेंज भी हो सकता है. ठीक है, टाइम है, 1-2 MCQ देखते हैं. हाँ, स्क्रीन देख रहा है सबको? यस मैम. और नहीं पढ़ेंगे आज को, क्वेश्चन करेंगे. बुक का नहीं है. हाँ, ठीक है, ठीक है. प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू. ग्रुप में मैं दे रही हूँ, देख लीजिए, दुलेजन वाला ग्रुप में ना.
ओ इसमें तो हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है। Provisions of Companies Act 2013 are applicable to private company, public company, government company, all companies। सब लोग आंसर दीजिएगा। ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग भी दीजिएगा और ऑफलाइन में तो देंगे ही। मैम ऑल कंपनीज। ऑल कंपनीज बहुत इजी है। ठीक है, इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए डी। A company is incorporated outside India which has no place of business in India and which does not conduct any business activities in India in any manner is a foreign company, companies under section 220। ये किसका था ये सेक्शन? कंपनी का डेफिनेशन का था। हाँ, आप लोगों को अगर ये भी पता नहीं है या फिर भूल जा रहे हैं तो आप लोग पीछे चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, कंपनी का फर्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 20। ठीक है, आंसर बताओ। अगर इसमें से सारा आंसर आप लोगों को आता है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। A company incorporated outside India which has no place of business in India and which does not conduct any business activity in India in any manner is online student। check नन ऑफ दिस। none of this। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ मैम क्वेश्चन समझ आया। डी। ठीक है, a private company shall have a minimum of dash members and maximum of dash members। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन याद है? यस मैम। बताओ। सेक्शन 2 क्लोज 68। कैसे याद रहा? 8 68। ठीक है, अब बताओ मिनिमम। टू मिनिमम टू मैक्सिमम 200। ठीक है, वेरी गुड। बी। ठीक है, और कोई नहीं है ऑनलाइन में? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। Which of the following is the special features of company? कंपनीज का फीचर्स याद है? क्या क्या था? यस मैम याद है। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बताइए। मैम लिमिटेड लाइबिलिटी। सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों याद रहता है? स्टार्टिंग से बताओ। आर्टिफिशियल पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन। बताओ, इसमें तो लिखा है सारा। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, और क्या था? All of ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील ऑप्शनल था वो। कॉमन सेल लेकिन ब्रैकेट में ऑप्शनल, विच इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ कंपनी? ऑल ऑफ all of the above। डी। डी। ठीक है, देख के लग रहा है ना एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आता है? सच में ऐसा इजी आता है? सच में इतना इजी आता है, लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना पड़ेगा। एमसीक्यूज ऐसे ही आता है। जो 30 मार्क्स का है ना एमसीक्यू आप लोगों का, अभी 30 ना, कितना मार्क्स का है? 20। अभी तो एमसीक्यू ज्यादा ही कर दिया है, शायद 30 मार्क्स का ही आता है। मैम 25 आई थिंक। 25। ठीक है, जो भी हो,
अगर एमसीक्यू में हम लोगों का पूरा 25 भी आ जाता है तो भी हम लोग को सिर्फ कितना लाना है, ओनली पास करने के लिए। पास का माइंडसेट मत रखिए, एग्जाम्शन लाना है तो और 15 लाने से हम लोगों का एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो सारा सब्जेक्ट अगर क्लियर करना चाहते हो तो एग्जाम्शन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय प्रोहिबिट्स एनी invitation to dash to subscribe for any securities of the company। क्या था, क्या था, तीन चीज था आर्टिकल में, तीन चीज था, क्या क्या था, रेस्ट्रिक्शन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोहिबिट्स। क्या प्रोहिबिट्स था, किस में था, Prohibition on inviting public. तो Ma'am, B. प्राइवेट, हाँ बताओ, Ma'am, option B. Its articles or public. ऑप्शन B. B, private company means a company which by its articles prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग सारा एक दो करके जो एमसीक्यू का आंसर आ रहा है वो लिख लीजिए। फिर भी लास्ट में है ही शायद, पीडीएफ में है शायद, लास्ट में है, लिखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, an institution may be notified as a public financial institution if it has been established or constituted by or under dash other than this act or the previous company law। क्या था, पीएफआई का सेक्शन याद है, Section 2, subsection 72. हाँ हाँ, Section 272. Section 2, subsection 72. 72 मुझे भी याद नहीं है, चेक कर लो। 72 तो शायद आज को जो करवाया था वो था, शायद हो भी सकता है, देखो। हाँ हाँ 72 ही है राइट आंसर। आपको इसके लिए 2 मार्क ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, वो आप कल जब पढ़ाए थे तब बोले थे, मैंने नोट किया था। हाँ हाँ आप कल पढ़ाए थे तब मैंने नोट कर लिया था, बोला मैंने मेंशन किया था इस सेक्शन के बारे में। ठीक है ठीक है। एनी इंस्टीट्यूशन, आप लोगों का जो ये कंसंट्रेट लेवल है या फिर आप लोग जो ध्यान से सुन रहे हैं या फिर एक क्लास मिस भी होने के बाद आप लोग जब वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तब ऐसा लगता है कि एक ही टर्म में, एक शॉट में हम लोगों का सेम में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो माइंडसेट है उसको बनाए रखना, उसको छूटने मत देना। जो फ्लो होता है पास करने का उसको कभी भी छूटने मत देना, ठीक है। An institution may be notified as a public financial institution if it has been established or constituted by or under other than this act or the previous company law। बताओ क्या था इसमें, any central act, any state act, either A or B, D, none of this। मैम A, any central act. एनी सेंट्रल एक्ट, पीएफआई खुलिए चेक कीजिए।
प्रोविजन को फिर से एक बार रिपीट कीजिए। क्या था? It has been established or constituted by or under any central or state act. क्या था? Either A or B. मिला? आंसर मिला? यस मैम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इट हैज, क्या था? बट इट हैज, जिसको सारा राइट्स मिलता है, नेशनलिटी, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल स्टेटस, ऑल ऑफ दिस। सुन के ऐसा लग रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि सिटीजन नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, इसलिए इसको सिटीजनशिप नहीं मिलता है। बट इसको इट हैज नेशनलिटी, डोमिसाइल, रेसिडेंट स्टेटस। ओके, आंसर डी। कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज चार्टर्ड कंपनी, स्टेट्यूटरी कंपनी, स्पेशल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सारा कंपनीज को एक बार रिवाइज करो तो चार्टर्ड कंपनी क्या था? विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज चार्टर्ड एक्ट, जो पहले होता था, अभी नहीं है। स्पेशल कंपनी, स्पेशल कंपनी जैसे हम लोग देखे हैं क्या, पीएफआई, ये सब स्पेशल में आ जाता है। गवर्नमेंट कंपनी तो ये तो सबको पता है कि क्या था लिमिट गवर्नमेंट कंपनी का, बताओ। एमसीक्यू जब करोगे सिर्फ एमसीक्यू के आंसर ही मत देखना, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना कि आपको सारा कुछ पता रहे। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी क्या था? लिमिट बताओ, लिमिट बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट, मोर देन 51%। क्या ये करेक्ट है? एनीवन बताओ। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी का क्या था? इनकॉर्पोरेटेड बाय कंपनीज एक्ट, होल्डिंग शेयर होल्डिंग at least 51%, which is not less than 51%. That means 51% or more hold CG, SG, together CG, SG or subsidiary of any government company. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी भी स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट इज नोन एज नहीं है, तो वो है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, जैसे एलआईसी, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब हो जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, और पीडीएफ आपको आज नहीं मिलेगा, जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा तब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट। समझ में आया है ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से थोड़ा क्वेश्चन करेंगे माइंड को और शार्प बनाने के लिए। ओके, थैंक यू। मैम एमसीक्यू से बार सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, एमसीक्यू सेंड कर दीजिएगा। आफ्टर फिनिश्ड योर ऑल क्वेश्चन
सेकंड